जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी से बनने वाले टॉप 500 वन लाइनर क्वेश्चन को। इस सीरीज का पार्ट 2 आएगा जिसमें टॉप 500 क्वेश्चन को रिवीजन करवाया जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर टॉप 1000 क्वेश्चन का रिवीजन हम लोग इस सीरीज में करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 30 सालों से बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये सीरीज के बाद आपको इंडियन इकोनॉमी से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, साइंस के और क्लास अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से रिविजन करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में दृढ़ संकल्प होकर कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स टाइम को बिना वेस्ट किए आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था के पहलू से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसे हम लोग वन लाइनर में फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, इस तरह करके चैप्टर वाइज पूरे इकोनॉमिक्स को रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। देखिए, विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत की गिनती होती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था का वह कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? देखिए, तृतीयक क्षेत्र होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या है होता है? देखिए, बंद अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? देखिए, भारत की श्रम शक्ति का लगभग 54% भाग कृषि में लगा हुआ है। ठीक है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। आपको बताना है भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, ये संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। देखिए, NSSO के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? देखिए, इसमें अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? आपको बताना है प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है। आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? देखिए, इसमें शिक्षित बेरोजगारी की समस्या गंभीर समस्या बनी हुई है इस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? देखिए, ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण आपको बताना है। देखिए, इसका सही उत्तर होगा अपर्याप्त उत्पाद क्षमता, ये संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। ठीक है, फ्रेंड्स, आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, आप इकोनॉमिक्स को यहाँ से रिवीजन करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषक आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए कैलोरी अंतर्ग्रहण है। आपको बताना है कितना है नगरीय क्षेत्रों के लिए। ये एक नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करते हैं? देखिए, नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षणों के आधार पर ही
निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने की नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? देखिए, डीटी लाकडावला का सूत्र का प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। ठीक है, गरीबों में सबसे जो अधिक गरीब हैं उसकी मदद करना अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, आपको बताना है कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित है कुटीर ज्योति योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम परसेंट अंकित है। देखिए, गोवा में है, गोवा में सबसे कम लोग गरीब हैं। ठीक है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? देखिए, इथोपिया कंट्री का नाम है, यहाँ के लोग भी बहुत कुपोषित हैं। ठीक है, अब भारत का मध्य प्रदेश राज्य है जहाँ पर अत्यधिक कुपोषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो कि भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम में। ठीक है, यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? देखिए, IBRD का ये प्रकाशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? ये महबूब उल हक की देन है, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI। ठीक है, HDI का आधार क्या है आपको बताना है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? देखिए, स्वस्थ शिक्षा, जीवन स्तर ये आधार है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है ये मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? ये पहली था, इसलिए आपको याद रखना है, अप्रैल 2002 में जारी किया गया था UNDP की मानवता विकास रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थानों वाले राज्यों केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। ठीक है, इसे आपको याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद ऊपर हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, प्रचंड बेरोजगारी एक विशेषता है, कृषि की ये विशेषता है। भारत के किस राज्य में गरीबों का परसेंट सबसे अधिक है? देखिए, ओडिशा में गरीबों का परसेंट सबसे अधिक है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर ही भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ठीक है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। देखिए, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जाए, यह सत्य होगा। ठीक है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? देखिए, आय में असमानता ये अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा हरित विकास सूचकांक विकसित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई? देखिए, इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा निकाली गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? देखिए, UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक बनाया गया था। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस
आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय से बनने वाले सारे वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है। देखिए, विनिर्माण क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है भारतीय आय में। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? देखिए, ये कृषि का योगदान घटा है। योजना काल में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? देखिए, ये सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। ये हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है, तो अर्थव्यवस्था विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन के आरंभ में 1950-51, देखिए डेट, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे रहने दीजिए। ठीक है, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। राष्ट्रीय आय है, क्या है? उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा की सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। बिहार में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। ठीक है, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना थे? 20 रुपये थे। ठीक है, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया किनके द्वारा किया गया था? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इस क्लास में हम लोग बार बार इकोनॉमी से पूछे जाने वाले प्रीवियस क्वेश्चन को रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ये बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? देखिए, पीसी महालनोबिस थे। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? ये नौरोजी व सिराज के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की थी। 4 अगस्त 1949 को की थी। ठीक है, 4 अगस्त 1949 को भारत स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई थी। डेट आप याद रखिएगा, 4 अगस्त 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय संवर्गों के गणना किस आधार पर की जा सकती है? देखिए, 2011-12 आपको याद रखना, ये यहाँ पे पुराना हो गया। ठीक है, 11-12 याद रखना है। भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में आने वाली एक कठिनाई है। देखिए, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, ये कठिनाई है। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणक में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? देखिए, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी ये नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है? देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन का पलायन सिद्धांत ये वर्णन किया गया है। ठीक है, ये पुस्तक के नाम भी पूछ लेता है। ये पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का। ये क्वेश्चन हम लोग रिवीजन कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान है? ये प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप देखिए, सकल घरेलू उत्पाद GDP के द्वारा होता है। आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। ठीक है। राष्ट्रीय आय का परिकलन किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? देखिए, सभी प्रकार की बचत का योग से ये किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। देखिए, देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा इसमें सही है? देखिए, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योगों की उपेक्षा सेवाओं का % हिस्सा अधिक है। ये इसमें सही आंसर दिया हुआ था। 3 जो कि गलत दिया हुआ था वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। देखिए, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही है? देखिए, सेवा, उद्योग, कृषि, ये सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में सही था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तो द्वितीय क्षेत्र। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद निबल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। ठीक है। राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। निवेश विधि, जो कि ये राष्ट्रीय आय की मापन की विधि नहीं है। कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय का आकलन की पद्धति नहीं है? मैट्रिक्स पद्धति ये राष्ट्रीय आय की पद्धति नहीं है। 4 ऑप्शन था, इसमें ये सही दिया हुआ था। ठीक है, जो कि नहीं था। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से किसे घटाया जाता है? देखिए, अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। GNP से NNP निकालने के लिए किसको घटाया जाता है? ह्रास को घटाया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ये क्या होगा? माइनस करने पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अगर आप माइनस करते हैं मूल्य ह्रास को तो निबल राष्ट्रीय उत्पाद निकल कर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद होती है? देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर ये किसी देश की NNP होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। देखिए, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। ठीक है। प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा ये आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ किसकी GDP का हिस्सा है? ये भारत की ही होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री में भारतीय द्वारा, क्योंकि भारत के द्वारा ये किया गया। ठीक है, भारतीय नागरिक के द्वारा किया गया काम है, इसलिए ये भारत का ही हिस्सा होगा। ठीक है। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? देखिए, निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना ये अपेक्षित होता है। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। देखिए, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य है। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित बनने वाले 1 लाइनर क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? देखिए, उत्पादन कार्यों का योगफल ही किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। व्यय विधि के माध्यम से GNP की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? मूल्य ह्रास व्यय जो कि शामिल नहीं किया जाता है। किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GDP का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? देखिए, सेवा क्षेत्र से ये प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, मुद्रा एवं बैंकिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को 1 लाइनर में आइए फास्ट रिवीजन करते हैं। ठीक है।
फर्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किसने किया था? देखिए, क्रोमर के द्वारा ये परिभाषा प्रस्तुत किया गया था। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? ये गर्म मुद्रा कहलाती है। हवाला क्या है? देखिए, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार हवाला होता है, हवाला कहलाता है। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है। देखिए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे हार्ड मुद्रा कहते हैं। ठीक है, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, मुद्रा एवं बैंकिंग से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, वन लाइनर में फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, क्लास को ध्यान से देखिएगा। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं, देखिए, विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। ठीक है, सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? देखिए, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना, ये सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? देखिए, विकसित देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है, देखिए ये रुपया है, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा रुपया है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करने मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? ये विमुद्रीकरण कहलाता है। भारत के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे जेबी से, ये भारत के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। ठीक है, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता जेबी से थे। ठीक है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है, देखिए, माल एवं सेवा की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति की कमी, ये मुद्रा संकुचन का कारण होता है। कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? देखिए, मुक्त बाजार नीति जो कि मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती हैं? ये मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति का साथ मंदी की स्थिति हो क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति। ठीक है, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर बांटते हैं। इस वित्त का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? देखिए, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति ये बढ़ जाएगा। ठीक है, वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रा के कारण सबसे अधिक हानि होती है? देखिए, देनदार को सबसे अधिक हानि होती है। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी, जो कि लाभान्वित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ब्याज दर में कमी, ये मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक द्वारा भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। ठीक है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब आंसर होगा वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? देखिए, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है M1। ठीक है, M1 जो कि मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन को मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? M3 को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? देखिए, डाक खानों की मांग जमा को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा स्फीति किस कारण से होती है? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण ही ये मुद्रा स्फीति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। देखिए, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से विनिमय दर संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम अप मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1806 में अप मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। पेट्रोलियम के आयात पर सर्वाधिक भाग खर्च होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास को 2 बार ध्यान से देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है, यह वह आय है जिस पर अवंचन नहीं हुआ है, अपवंचन नहीं हुआ है। ठीक है। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना ये मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन के उद्देश्य होता है, देखिए, निर्यात को प्रोत्साहन करना, ये अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? अवमूल्यन ये सहायक होता है। ठीक है। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? 1949 में। ठीक है। 1949 में सर्वप्रथम भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। ठीक है। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन 1991 में किया गया था। भारतीय मुद्रा का अंतिम बार अवमूल्यन 1991 ईस्वी में किया गया था। किस वर्ष भारतीय मुद्रा का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था? 1991 में, जो कि 2 बार किया गया था अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन कितना था? ये 20% था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। देखिए, 1993 से 94 के केंद्रीय बजट में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? 19 अगस्त 1994 को पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है। भुगतान संतुलन के क्या होगा सही आंसर? देखिए, चालू खाते पर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? आपको बताना है गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है। देखिए, सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है गिल्ट एज्ड बाजार। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, आपको पता ही होगा। भारत का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस आरबीआई द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है। अगर आपको बैंक की नई शाखा खोलना है तो आप आरबीआई के द्वारा लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। देखिए, निर्यात करदाताओं को ऋण देना, ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। निर्यातकर्ताओं को ऋण देना ये आरबीआई का कार्य नहीं है, क्योंकि ये बैंकों को ऋण देता है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक नहीं है जनता से जमा स्वीकार करना। ठीक है। जनता से जमा ये स्वीकार नहीं, जो कि बैंक का जमा स्वीकार करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंक के द्वारा जनित शाख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है। भारत में करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में करेंसी नोट जारी किया जाता है। ठीक है। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक संपादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय
वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है, ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, पहले था, अब ये हटा दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आपको नहीं याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। देखिए, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ये आरबीआई का मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? देखिए, जुलाई से जून ये इसकी अवधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? देखिए, 115 करोड़ का ये रहना चाहिए। ठीक है, चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। 10 रुपये पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारतीय गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है कौन लेता है? देखिए, मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय आरबीआई के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लिया जाता है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? ये देवास में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 20 रुपये में से उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? करेंसी नोट प्रेस देवास में होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नोट जारी करने को कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मुद्रा एवं बैंकिंग से बनने वाले सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, हम लोग वन लाइनर में क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? देखिए, 1955 में की गई थी। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या 5 है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, जो कि सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? ये भारतीय स्टेट बैंक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने अपनी शाखा खोलने वाला पड़ोसी देश पाकिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जिसका शाखा अफगानिस्तान में भी खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुशंसी संस्था है? ये केनरा बैंक की अनुशंसी संस्था है। भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? आपको बताना है भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं कहाँ हैं। ये यूके में है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। विदेशी बैंक में कौन सा है? देखिए, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो कि विदेशी बैंक है, इसमें भारत में सबसे अधिक शाखाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? देखिए, दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना ये भूमि विकास बैंक का कार्य है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? ये कोची में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है, ये क्या है? ये बैंक है। ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए ये ऋण प्रदान करने वाला बैंक नाबार्ड है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? ये शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? ये भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रित उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? ये 64 है। ठीक है, भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? सिक्किम और गोवा में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में
देश में ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या का लगभग कितना परसेंट है? 18% आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया। देखिए अप्रैल 1987 से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1985 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिंह समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति दी थी? ये 4 स्तर बनाने की संस्तुति दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके परिवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किससे की गई थी? खुसरो समिति से की गई थी, ठीक है। क्लास को 2 बार ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? ये नाबार्ड संस्था का ये कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है, ठीक है। नाबार्ड संस्था का नाम आपको याद रखना है। नाबार्ड क्या है? एक बीमा निगम है, ठीक है। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? संयुक्त राज्य अमेरिका का ये फेडरल रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है, ठीक है। निजी क्षेत्र के बैंकों में अधिकृत कितने % विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? ये 49% की विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है, ठीक है। IBA से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये IBA का फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितने न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? 500 करोड़ न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है, ठीक है। अगर आपको नया निजी बैंक बनाना है तो आपके पास 500 करोड़ रुपए न्यूनतम चुकता पूंजी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिंह समिति की संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? देखिए बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी ये सुझाव केंद्र सरकार को नरसिंह समिति के द्वारा दिया गया था, ठीक है। BCCI क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिसका देखिए नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है UTI, जो कि भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है। भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था? UTI के द्वारा सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। साधारण बीमा बैंक निगम के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत हैं? ये 4 कंपनियां कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के हितार्थ नहीं है? ये जीवन सुरक्षा, जो कि बच्चों के हितार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक है। हैदराबाद आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? देखिए ये बीमा क्षेत्र में सुधारों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन बन जाएगा RN मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बीमा क्षेत्र से। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? SEBI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1988 में की गई थी, ठीक है। 1988 आपको याद रखना है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? देखिए 1992 में ये प्रदान किया गया था। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध स्टॉक मार्केट से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर बाजार पर प्रभावित नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? देखिए SEBI के द्वारा रखा जाता है। शेयर बाजार पर प्रभावी नियंत्रण SEBI के द्वारा रखा जाता है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कुल 23 है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई थी, ठीक है।
एनएसई की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? फिरवानी समिति द्वारा की गई थी। 1991 डेट याद रखिएगा, ठीक है। सेबी ने पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी, जिससे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24 से घटाकर 23 रह गई है, ठीक है। केएसई सौराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? ये 30 कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है, ठीक है। नेल्से इफ टीवाई में किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? ये एनएसई का मूल्य सूचकांक है, ठीक है। ओटीसीआई क्या है? ये भारत का एक शेयर बाजार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक से कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? ये 30 पर आधारित है, ठीक है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? ये कुल 100 पर आधारित है। दलाल स्ट्रीम कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। दलाल स्ट्रीम मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डो जोन्स है, देखिए ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है, डो जोन्स, ठीक है। निक्की क्या है? देखिए टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक निक्की है। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? ये निक्की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीगत तक पहुंचाने वाला पहला बैंक बना है? ये एसबीआई बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? देखिए आरबीआई के पास है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है? देखिए क्रय और विक्रय अर्थ है, सरकारी बॉन्डों का, ठीक है। सरकारी बॉन्डों का ये अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? देखिए ब्याज की कम दर, ये सस्ती मुद्रा का अर्थ है। आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समतुल्य घोषित करना होता है अमेरिकी डॉलर के रूप में और देखिए पाउंड स्टर्लिंग के रूप में, ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धन यानी कि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या होती है? देखिए ये मुद्रा स्फीति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज की बाजार दर, ये बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। बैंक दर वह दर है जिस पर देखिए आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, ठीक है, उसे बैंक दर कहते हैं। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर किसके पास है? ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सुधारों पर नरसिंहम समिति 1991 में स्थापित करने का सुझाव दिया गया था बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम के संबंध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है, आरबीआई से ऋण लेती है। किसको वास्तविक मजदूरी यानी कि वेतन का प्रमुख निर्धारण माना जाता है? मुद्रा की क्रय शक्ति को ये माना जाता है, ठीक है। और भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित है? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के भारतीय समाचारों के संदर्भ में एमसीएक्स क्या है? देखिए स्टॉक एक्सचेंज है ये। वह कौन सा बैंक जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह कौन सा बैंक जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? ये क्वेश्चन ये वो कौन सा बैंक है?
देखिए ये 150 का आंसर गलत दिया हुआ है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार 1949 में, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव पड़े क्या होगा, ये वृद्धि होगा। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना कब हुई थी, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है, IRDA के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 1 रुपया के नोट पर वित्त मंत्री के सचिव का हस्ताक्षर होता है। मुद्रा प्रसार के बारे में कौन सा असत्य है, देखिए मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों को घटाना नहीं। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है वॉल स्ट्रीट। ठीक है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, देखिए 1975 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी, 1982 में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत RBI करेंसी जारी करता है। किसी अर्थव्यवस्था के मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है, प्रतिलोम संबंध होता है। स्टैगफ्लेशन स्थिति है, देखिए ये गतिरोध और मुद्रा स्फीति की स्टैगफ्लेशन स्थिति है। ठीक है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, ये वित्त मंत्रालय सिक्के जारी करता है। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। भारत में मुद्रा एवं साख नियंत्रण किया जाता है, RBI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति बनाया जाता है। भारत में रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति बनाया जाता है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, RBI के द्वारा नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन है, ये नाबार्ड है। ठीक है, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक कब 1975 में किए गए थे। फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है, ये USA का वित्तीय संगठन है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक कौन से क्षेत्र का है, निजी क्षेत्र का है। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है, अधिकतम 10 वर्षों के लिए। ठीक है, कौन माल की आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृत देता है, भारतीय रिजर्व बैंक देता है। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, देखिए RBI द्वारा ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है, ट्रेजरी बिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में से किसका हिस्सा अधिक सर्वाधिक है, ये वाणिज्यिक बैंक का हिस्सा सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं, ये स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सारे टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।